तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सरफेस टेंशन, और हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, उसको एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर थ्योरी को। मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या होता है कि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस लगती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स, और उन फोर्सेस की वजह से हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक सरफेस ऑफ लिक्विड में सरफेस टेंशन डेवलप होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से कैसे सरफेस एनर्जी डेवलप होती है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ भैया। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में क्या होता है कि हमने जब भी देखा था सरफेस, पहले देखते सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन को हम लोग फोर्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं। तो सरफेस टेंशन का अभी तक हमने जब डिस्कस किया है, हमने उसको कोई यूनिट्स नहीं बताया। सरफेस टेंशन क्या है, एक फोर्स है या प्रेशर है कि क्या है, किसी को आइडिया है सरफेस टेंशन है क्या? इसके अगर मैं ऐसा यूनिट्स बोलूंगा क्या होंगे? क्या लगता है सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स है, प्रेशर है, फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है। तो इसका ऐसा यूनिट्स होना चाहिए क्या? न्यूटन। चलो ठीक है, अभी तक हमने फोर्स के टर्म्स में इसको डिफाइन किया है, बट सरफेस टेंशन एग्जैक्टली फोर्स नहीं होती। हम देखेंगे कि इसका नाम में टेंशन है, बट इसकी जो ऐसा यूनिट्स में हम लोग डिफाइन करते हैं या सरफेस टेंशन को फिजिकली मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। अब हम लोग कंसिडर करेंगे कोई भी एक लिक्विड का सरफेस है। ये एक सर्कुलर लिक्विड सरफेस है। अब हम क्या मानते हैं कि हम लोग एक लाइन बनाते हैं इसके बीच में से, समझ लो पी क्यू। एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है पी क्यू, और इसकी ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, इसमें क्योंकि सरफेस टेंशन लग रहा है तो हर एक पॉइंट कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये हमारा एक फ्री सरफेस है, लिक्विड का फ्री सरफेस। इस पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो कुछ ना कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक तरह की स्ट्रेचिंग फोर्स कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स जो इस लाइन पे हैं पी क्यू पे, वो इक्वल एंड ऑपोजिट टेंजेंशियल फोर्स एग्जर्ट करती हैं, क्योंकि वो अपने सरफेस को टीयर करने की तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इस लाइन पे दोनों तरफ से फोर्स लग रही है इस पे। अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, समझ लो ये कि मॉलिक्यूल है, तो उसको दोनों साइड वो एक फोर्स लग रही है जो उसको खींच रही है मॉलिक्यूल को, क्योंकि सरफेस टेंशन सरफेस के टेंजेंशियल ही लगता है। तो अगर हम लोग कोई भी लाइन अज्यूम करेंगे पी क्यू, उस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस लाइन के परपेंडिकुलरली हम लोग मान रहे हैं कि फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये फोर्स इस तरफ भी खींच रही है उसको और उधर भी खींच रही है, दोनों साइड खींच रही है, क्योंकि स्ट्रेच्ड है। अगर मैं एक साइड से फोर्स हटा दूंगा तो ये दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शन में खींच रहे हैं एक तरह से, और इसलिए अपनी ये स्टेबल पोजीशन में, क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स लग। तो अब हम लोग जो सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, जो टोटल फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस, समझ लो कोई भी लाइन है, समझ लो जैसे हमने यहाँ पे एक पी क्यू लाइन ली है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है इस टोटल पी क्यू लाइन पे जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स है, इस पे जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं मान लिया कि पी क्यू की लेंथ 1 मीटर है, तो इस पे जो टोटल फोर्स लग रही होगी मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, जो एफ पी क्यू होगी वो मेरी हो जाएगी इक्वल टू सरफेस टेंशन। अगर इस लाइन, इमेजिनरी लाइन जो हमने पी क्यू ड्रॉ की है, इसकी लेंथ अगर 1 मीटर है, तो इस पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो हम लोग बोलेंगे इक्वल टू सरफेस टेंशन। या फिर अगर सरफेस टेंशन को एग्जैक्टली डिफाइन करना हो तो हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द
टेंजेंशियल फोर्स acting per unit length on both sides of an imaginary line. Drawn on free surface of a liquid. तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट्स हैं और सरफेस टेंशन में जो डिफाइन करते हैं वो एक्चुअली फोर्स नहीं है, वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी ऐसा यूनिट जो हो जाती है वो हो जाती है न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन हम लोग लिक्विड की हमने देखा वो कांस्टेंट रहती है पर यूनिट लेंथ। अगर कोई भी यूनिट लेंथ का मैं सरफेस के ऊपर कोई भी एक सिंगल समझ लो एक स्केल रखता हूँ 1 मीटर का, तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, चाहे वो लिक्विड अगर वाटर है तो कहीं भी उसको लेके जाओगे सारी कंडीशन सेम रहेंगी, तो हमेशा उतनी सरफेस टेंशन लगेगी फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमेशा एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है, बट सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ जो एक सरफेस लिक्विड सरफेस पे लगती है। ठीक है, तो इसको अगर इसमें न्यूमेरिकल के टर्म्स में देखना है तो अपना एग्जांपल 2.4 अगर बुक में देखो तो ज्योति पढ़ो एग्जांपल 2.4 बुक में, तुम्हारे पास बुक है ना? 2.4 पेज नंबर 35। A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any डायमेट्रिकल, डायमीटर पता है ना? हाँ, वो थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है। Diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.075 Newton per meter. तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ वाटर भरा हुआ है, तो ये सरफेस है समझ लो लिक्विड का, और मुझे पता है इसका सरफेस टेंशन कितना है वाटर का, 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो नॉर्मल कोई भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में वाटर की हम लोग जब सरफेस टेंशन देखते हैं तो निकलती है 0.075 न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स हमेशा उसके सरफेस पे पर यूनिट लेंथ लगता रहता है, इतनी होती है सरफेस टेंशन वाटर की। तो अब हमें देखना है कि अगर इतनी सरफेस टेंशन है वाटर की, तो अगर कोई डायमेट्रिकल लाइन है उसमें क्या हो। अब डायमेट्रिकल लाइन मतलब कोई लाइन जो एक्सटेंड कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक और उसके सेंटर से पास हो रही है, और हमें यहाँ पे रेडियस कितना दिया, बीकर का कुछ रेडियस दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर। ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब मुझे निकालना है फोर्स कितनी लगेगी, तो टोटल फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? अभी हमने सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन क्या था, इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर लेंथ हो जाता है। हाँ ठीक है, तो अब हमें पता है सरफेस टेंशन कितना है 0.075, हमें पता नहीं है फोर्स कितनी है, बट हमें पता है लेंथ कितनी होगी, इस डायमेट्रिकल लाइन की लेंथ कितनी होगी। डायमेट्रिकल लाइन मतलब डायमीटर उस सरफेस की, डायमीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा या 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हमारी टोटल फोर्स कितनी निकलेगी 0.075 इंटू 0.2, यह आ जाएगा हमारा 0.015 न्यूटन या 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे कि अगर हमें वाटर की सरफेस टेंशन दी हुई है और हमें निकालना है टोटल सरफेस पे फोर्स कितनी लग रही है अलोंग कोई भी एक लाइन अगर दी हुई है।
तो अगर मैं इस लाइन पे देखूंगा टोटल फोर्स जो लग रही है वो है 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। अब अगर अपनी टेबल 2.2 देखोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का सरफेस टेंशन दी, जैसे वाटर है उसका सरफेस टेंशन दिया है 0.0727। अगर मर्क्यूरी है तो उसकी सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.4355। सोप सोल्यूशन है वो होता है 0.025 और ग्लिसरीन दिया हुआ है 0.0632। ये मेरे सारा सरफेस टेंशन दिया है न्यूटन पर मीटर में और लिक्विड दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें देखोगे मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन काफी हाई है और वाटर और ग्लिसरीन की सिमिलर होती है, बट इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि वाटर की नॉर्मली होती है 0.0727, बट सोप सोल्यूशन अगर मैं पानी में सोप डाल दूं तो उसकी सरफेस टेंशन 0.025 हो जाती है, तो काफी कम हो जाती है जब मैं उसमें सोप डालता हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है कि सोप डालने से वाटर की सरफेस टेंशन कम क्यों हो जाती है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट्स? नहीं। नहीं, बस दीपक को डाउट नहीं है, बाकी लोग डाउटफुल है कि उनको डाउट है कि नहीं? नहीं है डाउट। नहीं है डाउट, नो डाउट। नो डाउट। सरफेस एनर्जी, वैसे एक असाइनमेंट में तुम लोग को लास्ट क्लास देना भूल गया था, बट अब से हर क्लास का एक असाइनमेंट तो हमेशा रहेगा कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी सबसे क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन जो सबके पास होना चाहिए। तो तुम लोग का एक असाइनमेंट हर क्लास के लिए नोट करके रख लो कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी सबको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा। ठीक है? ओके। ओके श्रद्धा, रजनी ठीक है? हाँ हर क्लास में स्टार्टिंग के 10 मिनट में फिर क्वेश्चन और इसके लिए रखूंगा और सबको एक एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है? हम लोगों को पूछना है भैया। हाँ, तुम लोगों को पूछना है, तुम लोग को सीखना है ना, हाँ तो तुम लोग हाँ क्वेश्चन पूछना। चल हाँ ठीक है, मैं तो क्वेश्चन पूछता रहूंगा, इसके लिए तो टेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइनली अपना सरफेस एनर्जी पे। तो अभी तक हमने सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली और फिजिकली क्या मीनिंग होता है उसका वो हमने समझा कि हम लोग उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ से मेजर करते हैं सरफेस टेंशन। अब देखते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। अब जो हमने नॉर्मल सरफेस टेंशन देखा था उसमें क्या हो रहा था, जब ये सरफेस होता है लिक्विड का, हमने कभी भी कर लिया हुआ है, तो ये जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे नीचे की तरफ फोर्स लगती रहती है, कंटिन्यूस लगती रहती है। क्यों लगती रहती है श्रद्धा? जो टॉप लेयर होती है जिसे हम लोग सरफेस बोलते हैं लिक्विड का, वहां पे नीचे क्यों फोर्स लगती रहती है? भैया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम्म, और फिर ग्रेविटी की वजह से भी लगता ही होगा। अच्छा, और और मॉलिक्यूल का खुद का कुछ फोर्स होगा, वो एक्सर्ट करते होंगे नीचे। मॉलिक्यूल्स का खुद का फोर्स, हाँ कुछ खुद का एनर्जी होगा उनमें तो। उनका खुद का फोर्स क्या होता है? नहीं मतलब खुद कोलाइड करते होंगे ना, कुछ तो एक्सर्ट करते होंगे फोर्स, प्रेशर या कोलाइड फिर। करते हैं तो फिर अच्छा चलो ठीक है, इस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कहाँ फोर्स लगती है? समझ लो ये सब लिक्विड के अंदर है मॉलिक्यूल्स, इन वो पे तो कहाँ वैसा। फोर्स? उन पे फोर्स कहाँ लगती है? मैंने बोला ऊपर वाली लेयर पे नीचे लगती है, हाँ और इन सब में कहाँ लगती है? समझ लो ये इन वाला सब लिया मैंने, में। ये वाला मैंने मॉलिक्यूल लिया, इस पे कहाँ फोर्स लगेगी? टोटल फोर्स, नेट ये फोर्स जो हम लोग लोग या बोलते
इसका नेट फोर्स 0 रहेगा क्योंकि ये लोग कैंसिल आउट हो जाता है, और ऊपर वाले में नहीं होता है। नीचे वह किया तो था उस दिन वाला, तो वैसे ही है। हाँ किया तो था, तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग में किया था कि नहीं किया था। हाँ, हाँ इसलिए तो बोले नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ऊपर के नीचे वाला मॉलिक्यूल्स कैंसिल रहते हैं, आउट, ठीक हाँ है, नीचे क्योंकि के। और ये सब जगह से अट्रैक्टेड रहेंगे। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ से फोर्स लग रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट ऊपर वाला में कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नीचे वाले डाउन साइड ऊपर कुछ कैंसिल करने के लिए है ही नहीं। हाँ, ऊपर जो है इसके सरफेस पे वो एयर है। हाँ, यहाँ पे जो ये फोर्सेस हैं, ये कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? कौन सी हमने कुछ फोर्सेस? मेंशन की थी ना, 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कोहेसिव Adhesive. नहीं, और एडहेसिव। तो यहाँ नीचे कौन सी लग रही है? ये रेड में कौन सी फोर्सेस है? रेड में कोहेसिव फोर्सेस, रेड में कोहेसिव और ग्रीन में? एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव जो भी है। तो ये येलो येलो क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये सरफेस पे है। तो एयर मॉलिक्यूल्स की और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स काफी कम होती है कंपेयर टू जो हमारी ये कोहेसिव फोर्स होती है। लिक्विड इसलिए टू लिक्विड। जो नेट फोर्स रहेगी वो नीचे के डायरेक्शन में रहेगी, जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल्स। तो नीचे हमारी हाँ, कोहेसिव है, ऊपर हमारी एडहेसिव फोर्स है, तो नेट फोर्स जो हो रही है वो नीचे की डायरेक्शन में हो रही है। इसलिए सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हमेशा एक फोर्स लगती रहती है कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्या होता है, क्या? अब अब ये हमने देखा था कि ये मॉलिक्यूल्स पे जब नेट फोर्स लग रही है, बट क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि जब, क्योंकि ये नीचे फोर्स लग रही होती है, क्योंकि एक नेट नीचे की फोर्स लग रही है, तो फिर ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। हमें समझ लो, बस एक इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो इसमें एक नीचे नेट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो क्या करता है, क्योंकि नीचे फोर्स लग रही है इसलिए ये नीचे जाता है, ये नीचे जाता है, और इसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर जाता है। ऐसे ये सारे मॉलिक्यूल्स के साथ होता रहता है। ये क्योंकि इनमें नेट नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये वाला मॉलिक्यूल नीचे जाता है, और नीचे से एक दूसरा मॉलिक्यूल इसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर आता है। क्योंकि जैसे ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, यहाँ पे कुछ गैप बन जाएगा, और वो गैप की वजह से और अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, वो उसके गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल नीचे जाएगा क्योंकि नेट नीचे फोर्स लग रही है, यहाँ से एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो ऊपर जाएगा, इस गैप को फिल करेगा। तो ये क्या होता है इसकी वजह से, अब ये जो लाल वाला मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग को कुछ एक फोर्स देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। टोटल तो मॉलिक्यूल्स पे नेट जो फोर्स लग रही है वो नीचे के डायरेक्शन में ही लग रही है, बट क्योंकि इसको गैप फिल करना है इस लाल वाले मॉलिक्यूल को यहाँ पे जाके, तो एक फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करके इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब ये किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करके ये ऊपर जा रहा है तो फिल द गैप, तो इसमें एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, क्योंकि जो टोटल वाटर मॉलिक्यूल है उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा टू रीच अगेंस्ट द फोर्सेज एंड फिल द गैप। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, जो अब ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि इस पे वर्क किया गया है टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर के पोजीशन में गया है, बट नेट फोर्स हमारी नीचे की डायरेक्शन, इसकी वजह से एक इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई। जो भी इस पे हमने काम किया है, जो भी वर्क किया है टू मूव फ्रॉम डाउनवर्ड पोजीशन टू अपवर्ड पोजीशन, इसमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम, क्योंकि लिक्विड ने काम किया। जैसे इसका मैं एनालॉजी दूं, तो जब हम लोग समझ लो किसी टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, नेट इस पे फोर्स किधर है, नीचे है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने हाथों से उठाया और उसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आया,
तो मैंने अब यहाँ पे ले आया, समझ लो कुछ हाइट h पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे कोई डिफरेंस होगा? अगर ये समझ लो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये मेरा सेकंड पॉइंट है, तो इन दोनों जब ये बॉल फर्स्ट पोजीशन पे है कंपेयर टू बॉल सेकंड पोजीशन में, इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस होगा? ज्योति? भैया एक और बार रिपीट करो ना। कौन सा वाला पार्ट? अभी चलो उसको छोड़ दो, ये वाला पार्ट भूल जाओ। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने बॉल एक टेबल पे रखी हुई है और बॉल को उठा के इस हाइट पे लेके गया, दीपक तुम ही बताओ, इस बॉल को मैं इतनी हाइट पे लेके गया, h हाइट पे, तो इनकी इस बॉल में कुछ एनर्जी में चेंज आएगा? हाँ आएगा। क्या आएगा? तो आएगा। क्या आएगा? एनर्जी चेंज क्यों? क्या क्या एनर्जी आएगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हम लोग ने कुछ वर्क किया है डिस्प्लेसमेंट को, तो इसको हमने कुछ बढ़ेगा। वर्क किया है, हाँ कुछ वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, उसको उठाने में, तो उसकी वजह से उसमें किस टाइप की एनर्जी आएगी? काइनेटिक। काइनेटिक मतलब ये मूव कर रहा है, मैं तो इसको मूव नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया, समझ लो। स्टिल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने समझ लो दूसरी टेबल जो इतनी हाइट पे वहां पे रख दिया, तो इसमें कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास हो m, उसको मैंने हाइट x पे रखा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh। यहाँ पे मैंने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी mgh, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्क किया इसको मूव करने का फ्रॉम अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स, जो नेट फोर्स इस पे लग रही है नीचे की तरफ, उसके अगेंस्ट मैंने इस पे काम किया, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, ठीक है। अब दीपक यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो मेरे ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं इन पे नेट फोर्स लग रही है नीचे के डायरेक्शन में, मतलब समझ लो जो ये इंटर मॉलिक्यूल जो कोहेसिव फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल एनर्जी को मैंने पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने कोहेसिव फोर्स से रिप्लेस कर दिया। जो नेट नीचे की तरफ कोहेसिव फोर्स लग रही है, उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब समझ लो कि ये जो बॉल थी, अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ पे कोई टेबल नहीं थी, मैंने इसको अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? ये नीचे गिरने लग जाएगा। तो ऐसे ही जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इन पे नेट फोर्स लग रही है तो ये नीचे चले जाते हैं, बट क्योंकि ये नीचे जाते हैं तो ऊपर एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है, क्योंकि वहां पे एक गैप था इनिशियली, वो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो और वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर अगर ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे ये सारे नीचे चले गए, तो इस लेयर पे डेंसिटी कम हो जाएगी, ये वाली जो लेयर है, तो वो डेंसिटी मेंटेन करने के लिए फिर नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उसको गैप को फिल करने के लिए। जैसे ही एक मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, वैसे ही उसको गैप फिल करने के लिए नीचे से एक मॉलिक्यूल ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ लिक्विड वर्क कर रहा है उसके ऊपर, तभी वो ऊपर जा पाएगा अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स, तो इसके अंदर एक, क्योंकि जैसे हमने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं नीचे से ऊपर ले जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वैसे ही अगर अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स जाएगा तो उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमेशा मॉलिक्यूल्स जो टॉप लेयर पे हैं इनके पास रहेगी, क्योंकि ये हर बार नीचे जा रहे हैं और नीचे से फिर ऊपर जा रहे हैं। तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स टॉप लेयर पे हैं वो लोग नीचे से आए हैं और ऐसे कंटिन्यूसली रिप्लेस होते जाएंगे। तो जो टॉप लेयर पे
जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट जो होती है लिक्विड के सरफेस पे, उसको हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं। और क्योंकि कोई भी लिक्विड जो होता है या कोई भी सिस्टम होता है वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनाने की ट्राई करता है। मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों डेवलप करता है? अगर मैंने इस बॉल को यहाँ पे लाके, समझ लो इस एग्जांपल पे वापस आते हैं, अगर मैंने इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया तो ये नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि एक तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और इसलिए ये अपना पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए ये अब नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। नीचे के डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके फोर्स जो नीचे लग रही है उसकी वजह से ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है। अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम करता जाएगा जैसे जैसे ये नीचे गिरता जाएगा। कोई भी सिस्टम जो होता है फिजिक्स में, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी सिस्टम होता है वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग एक एक्सियम बोल सकते हैं। जब भी कोई हर स्टेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करने ट्राई करता है, इसलिए ये अपना सरफेस भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। कोई भी लिक्विड जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसका जो सरफेस रहेगा वो हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब कोई लिक्विड सरफेस होता है या पानी का ड्रॉपलेट होता है वो स्पेरिकल शेप लेता है। हमने डिस्कस किया था ना, क्योंकि वो अपना टोटल पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करता है, अपना टोटल सरफेस एरिया है वो कम करने की कोशिश करता है। तो स्फीयर जो होता है, अगर कोई गिवन वॉल्यूम है तो स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया होता है। भैया सरफेस एरिया कम क्यों करते, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम करना है तो पोटेंशियल, ये जो सरफेस एनर्जी है ये किस पे डिपेंडेंट है? कि कितने ज्यादा सरफेस होगा, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ। सरफेस एनर्जी डिपेंड कर रही है कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे। तो अगर सरफेस से मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे इसका मतलब सरफेस का लेंथ भी कम हो जाएगी, हाँ। क्योंकि मैं ये सारे मॉलिक्यूल्स कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे सरफेस पे ना रहेंगे, नीचे अंदर रहेंगे। इसलिए मैं अपना सरफेस कम करने की कोशिश कर रहा है लिक्विड, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है? सरफेस एनर्जी। तो अगर जितना उसका सरफेस कम रहेगा उतनी उसकी कम सरफेस एनर्जी रहेगी। तो फिजिक्स में हमेशा कोई भी सिस्टम जब देखते हैं तो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वो अपना सरफेस कम करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रहें कंपेयर टू एट द सरफेस, क्योंकि वो उसके लिए अनस्टेबल है। क्योंकि जो नेट फोर्स तो हमारे नीचे की डायरेक्शन में ही है, तो वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे ही रहे, सरफेस पे तो ना। भैया लोग अपना सरफेस कम करेंगे तो छोटे छोटे हो जाएंगे ना मॉलिक्यूल। सरफेस कम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का साइज कम नहीं कर रहे हैं। वो नहीं नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाँ, एट द सरफेस। हाँ तो भी बोलो। तो सरफेस पे उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे ना, चाहे कम हो गए तो भी। क्यों? नहीं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगे ना श्रद्धा। ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे मेरे इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे बट ये कम हो गए, समझ लो पहले इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे बट अब मेरे कम हो गए, सिर्फ 3 ही बचे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सरफेस चेंज हो जाएगा। हाँ। इसका सरफेस चेंज हो जाएगा ना। तो ये इसका पहले ये सरफेस ऐसा था, स्ट्रेट लाइन में था, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सरफेस ऐसा हो जाएगा। तो इससे इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा कि सरफेस की लेंथ कितनी है ना। हाँ। क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना बड़ा सरफेस, उसका लंबा सरफेस होगा या उसका एरिया उतना ज्यादा होगा अकोमोडेट करने के लिए। अगर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो, अगर समझ लो इसमें क्या हो रहा है, अगर पहले ऐसे मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, अभी अपना अगर सरफेस कम करने के, इसको मैंने कंटेनर से हटा दिया, ठीक है,
अब क्या हो रहा है, ये अपना टोटल सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, ये एक स्फीयर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे इसका टोटल सरफेस एरिया कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ, अंदर के डायरेक्शन में, और इसका टोटल सरफेस कम हो। तो हो सकता है उसकी वजह से पैकिंग और क्लोजर हो जाए उनके बीच में। इसलिए जब तुम अपने कोई भी बर्तन धोते टाइम देखा कि पानी का ड्रॉपलेट्स क्यों बनाता है, पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, हाँ बनते हैं। ऐसे बनते हैं कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स थोड़े से। या फिर जब अपने ग्लास में देखोगे, ग्लास में जब पानी भरते हो तो क्या होता है, तो ग्लास में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं। वो तो चिपक जाते हैं, बट क्या होता है अगर मैं इसको एकदम फुल तक भर दूं, ऐसा देखा कभी, ऐसा होता है। वो कभी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, अगर मैं हाँ उसको भरता देखा है। जाऊं तो कभी और ऊपर की तरफ भी भरने लग जाता है। हाँ देखा है। तो इसलिए इसमें सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना टोटल सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है। वरना अगर ये सरफेस टेंशन नहीं होती तो पानी पूरा फैल जाता, ये ऐसा हो जाता। दोनों वो ड्रॉपलेट्स बनाते रहते हैं। तो अपना ये टोटल सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए चाहता है कि कितना कॉम्पैक्ट हो जाए, उससे उसका सरफेस की लेंथ जो है या सरफेस का जो एरिया है वो कम से कम रहे, ताकि उसकी एनर्जी कम से कम रहे। ये समझ में आया? जैसे उसको समझ सकते हो, कुछ एक रबर बॉल की तरह बन जाते हो ना, भैया टाइट हो ये जाता है बॉल कैसे कम कर रहा है फिर अपना सरफेस? बॉल, क्योंकि सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम होता है। अगर ये समझ लो क्यूबॉइड शेप बना है, तो क्यूबॉइड का तो सरफेस एरिया कंपेयर टू, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम v है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा। जैसा मैं कोई भी सरफेस ले लूँ, अगर मैं एक ट्रायंगुलर सरफेस ले लूँ, ऐसा सरफेस ले लूँ, तो इसका भी अगर सेम वॉल्यूम है बट इसका सरफेस एरिया हमेशा स्फीयर से ज्यादा रहेगा। स्फीयर का सरफेस एरिया अगर गिवन वॉल्यूम है, सरफेस एरिया सबसे कम रहता है। इसलिए हर जो भी लिक्विड है वो सरफेस टेंशन की वजह से हमेशा एक स्फीयर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अपनी मैथ्स टीचर से पूछना मतलब कि ऐसा सिर्फ क्यों हो सकता है। लिक्विड ही अपना सरफेस एरिया पोटेंशियल में कम कर सकते हैं? कम कर सकता है, सॉरी, सॉलिड क्यों नहीं कर सकता? ये जो ये बॉल आपने दिखाया था वो कैसे अपना पोटेंशियल और सरफेस एरिया कम कर रहा है? ये वाला बॉल, हाँ। ये वाला बॉल नहीं चेंज कर रहा अपना, ये बस अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है। वो अपना सरफेस को चेंज नहीं कर सकता। जो रिजिड बॉल है वो अपने सरफेस को चेंज नहीं कर सकता। ये बॉल कैसी भी हो सकती है, स्क्वायर शेप की भी हो सकती है बॉल, बट अपना ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम कर सकता है बाय गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी नहीं कर सकते इस ना? 2 पॉइंट पे mgh थी, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये हमेशा डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, फ्रॉम mgh टू 0 जाने की कोशिश करेगा। तो ये भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है, बट इसके पास सिर्फ नीचे जाने का ऑप्शन। लिक्विड के पास अगर मैं पूरा का पूरा एक देख रहा हूँ, पूरा का पूरा लिक्विड को एक सिस्टम मान रहा हूँ, इसके पास और तरीके, ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये तो लिक्विड है, ये नीचे के डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता। बट ये क्या कर सकता है, ये अपना टोटल सरफेस एरिया कम कर सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे हों और ऊपर के सरफेस पे कम। ठीक है, तो इसकी टोटल सरफेस एनर्जी जितनी एक्स्ट्रा आ रही है वो ना आए, तो जितनी कम से कम हो सके हो। ठीक है, लिक्विड का जितना सरफेस एरिया कम रहेगा उस मतलब फिर उसकी एनर्जी कम पोटेंशियल रहेगी। उसकी जो सरफेस एनर्जी है उतनी कम रहेगी जितना उसका सरफेस एरिया कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि समझ लो, अगर तुम्हें कोई खींच रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारा दोस्त पकड़ के तुमको खींच रहा है, तो कुछ रोप लगाई है उसने, एक रोप लिया उसने और तुम्हें पकड़ के खींच रहा है। अब
तुम्हारे पे नेट डायरेक्शन में इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में तुम्हें खींच रहा है। अगर तुम उसको फोर्स को रेजिस्ट करोगे और यहाँ पे तुम अपने आप को हिलने नहीं दोगे, एकदम स्ट्रिक्ट रहोगे और आगे नहीं जाओगे, तुम्हारे पास एक हाथ में कुछ एक एनर्जी आएगी, तुम कोई वर्क कर रहे हो उस फोर्स को रेजिस्ट करने का, है ना। और अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, समझ लो तुम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम एक फोर्स डेवलप करके तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे इस रोप को हटा दूं, काट दूं, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आके एकदम आगे की तरफ जाओगे, गिरने लग जाओगे, इतनी ज्यादा तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। हाँ समझ लो ज्योति श्रद्धा को खींच रही है और श्रद्धा जो है वो बच रही है खींचने से, तो वो एक दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है अगेंस्ट दिस फोर्स। बट जैसे अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा, समझ लो रोप कट गई, तो क्या होगा, तुम्हारी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और तुम इस डायरेक्शन में चली दोनों जाओगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी खींचने की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, और तुम्हारे अंदर भी कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम इस डायरेक्शन में मूव करोगे। तो जब भी कोई फोर्स को मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ और फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, चाहे मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट डेवलप कर रहा हूँ, या फिर जैसे तुम अगर पहाड़ चढ़ते हो, कोई समझ लो तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, छोटा सा दीपक है, वो पहाड़ चढ़ रहा है यहाँ पे, तो अगर वो यहाँ से चढ़ चढ़ के उसके उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, वो उधर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अभी चढ़ हाँ चढ़ के समझ लो पहाड़ चढ़ गया पूरा। अब इसके पास इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर यहाँ पे ये माउंटेन को हटा दो और यहाँ से कूद जाए, मस्त पैराशूट लेके कूद गया, समझ लो दीपक को एडवेंचर करने का मन कर रहा था, वो पैराशूट लेके कूद गया, तो इसके अंदर एक जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप की इसने यहाँ तक पहुंचने में, फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करने में, अब वो पोटेंशियल एनर्जी कम करके अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, तो वो जमीन पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं कि उसमें लिक्विड डेंसिटी कम कर इक्वलाइज करने के लिए लिक्विड फोर्स कर रहा है उनको ऊपर जाने के लिए, बट वो चाह रहे हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहे, तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम रहेंगे उतनी उसको कम फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स, और उतनी उसके अंदर कम सरफेस एनर्जी रहेगी, ठीक है। भैया मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। हाँ तो उनके पास तो भी एनर्जी तो रहेगी ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला वो अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज नहीं कर रहे, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करते हैं। जब दीपक यहाँ से कूद के नीचे जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कम हो रहा तो है। उसको तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी तो उतनी रहेगी जब तक वो डिसिपेट नहीं करता कुछ एनर्जी। तो ये तुम मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत रहती है मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टिल तो रहते नहीं है, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, इधर 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 इधर, काइनेटिक एनर्जी तो बहुत रहती है मॉलिक्यूल्स में, ओके। वो हमेशा मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, इधर इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स तो हमेशा मूव करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, बट वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये हमारे इस पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से एक सरफेस एनर्जी रहती है, और ये सेपरेट है फ्रॉम डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रही है उसके अंदर, दिस इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और कोई डिफरेंट फोर्स जो उस पर लग रही है, ये उसके अंदर इनहेरेंटली, ठीक है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, चाहे ये वैक्यूम में हो, उस पर कोई भी और फोर्स नहीं लग रही हो, अगर तुम वैक्यूम में चले जाओ स्पेस में तो भी जो लिक्विड के ड्रॉप रहेंगे वो स्फेरिकल शेप अज्यूम करेंगे, चाहे उस पर और कोई भी फोर्स नहीं लग रही है,
अगर जीरो ग्रेविटी वाले अगर तुम कोई वीडियोस देखोगे, मैं तुम लोग को शेयर करता हूँ, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स वाटर हम लोग अगर वैक्यूम में डालते तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होती, बट स्टिल वो एक स्फेरिकल शेप बनाते हैं, अपना सरफेस कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें देख लेते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, भैया पूछो। हेलो। हाँ, हम लोग अपना पूछो। सरफेस कम क्यों करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि सरफेस पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितना जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे होने पड़ेंगे। हाँ, ये तो ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो सिर्फ पैकिंग होती है। हाँ, पैकिंग सिर्फ लिक्विड्स में ही हम लोग अपना सरफेस कम कर देंगे सरफेस। हाँ, क्योंकि सॉलिड तो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता ना। ये अगर मेरा एक सॉलिड बॉक्स है, इसका तो शेप चेंज नहीं हो सकता, ये तो हाँ, फिक्स्ड है, सारे मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं इसके इसके मॉलिक्यूल्स इतना मूवमेंट कर ही नहीं रहे। बट लिक्विड के तो मूवमेंट कर सकते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। गैस के मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसलिए लिक्विड अपना सरफेस कम कर सकता है क्योंकि फ्लो करता है लिक्विड। बट सॉलिड्स रिजिड होते हैं, तो ये अपना सरफेस चेंज ही नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है अपनी पोजीशन। बट लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं हर एक डायरेक्शन में, जैसे बनाया ना मैंने। तो इनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, इसलिए वो अपना सरफेस कम कर सकता है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है ना। सॉलिड अपना शेप नहीं चेंज कर सकता। ये जो मेरा मैंने इस पहले जो एक कंटेनर में लिया था पानी, अगर इसको मैं जीरो ग्रेविटी में ले जाऊं तो क्या हो रहा है, ये एक ऐसा शेप बना रहा है लिक्विड, क्योंकि अपना लिक्विड अपना शेप चेंज कर सकता है, सॉलिड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, हाँ, तो क्योंकि टोटल सरफेस एनर्जी कम कर रहा है, इसलिए वो अपना सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कम कर रहा है। जितने कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने कम सरफेस एनर्जी रहेगी, तो उसकी वजह से सरफेस भी कम छोटा होता जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि एक स्ट्रेच कोई ड्रम होता है, तो वो स्ट्रेच्ड एक मेम्ब्रेन उस पर लगी होती है। तो अगर मैं उसको हाँ, साइड से हटा दूं तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ खींच रहा है बहुत तेज। तो हाँ, वैसी सरफेस टेंशन लग रही है उसको। ये सारा अगर मैं मॉलिक्यूल्स पे ना देखूं तो मैं देख रहा हूँ कि हर एक मॉलिक्यूल एक सरफेस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। तो ये अपना सरफेस कम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह से। ठीक है, एक हाँ, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह ऐसा समझ सकते हो उसको। जितना अपना सरफेस कम करने, क्योंकि इस पे भी क्या हो रहा है, सरफेस कम करने की कोशिश कर रहा है। ये भी अपना सरफेस जितना कम हो सकता है उतना कम करने की कोशिश कर रहा है। एक फोर्स लग रही है, समझ लो, इसको दबा रही है सरफेस टेंशन, उतना सरफेस कम करने के लिए। तो ओके, जितना ये कम कर सकता है उतना करेगा, वरना फिर इंटरनल फोर्सेस अगर ज्यादा कम करेगा तो इंटरनल फोर्सेस और बढ़ जाएंगे जो उसको बाहर की तरफ प्रेशराइज करेंगे। ठीक है, हाँ, चलो। अब एक नॉर्मली हम लोग केस देखते हैं, समझ लो कि एक सरफेस है, उस पर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, इनका कुछ कुछ सरफेस एरिया है और टोटली कुछ वॉल्यूम है, समझ लो सबका सरफेस एरिया सेम है। और सबका वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, बट अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया, समझ लो दोनों ट्रेवल करके, या कोई तीन मिल गई इसमें से, एक इसने बड़ा वो बनाया, एक इसने बड़ा ड्रॉपलेट बनाया और बाकी दो ड्रॉपलेट हैं, तो इन तीनों के मिलाकर एक नया ड्रॉपलेट बनेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 CV हो जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। और सरफेस एरिया? सरफेस एरिया। हम्म हाँ रजनी, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, अगर मैं तीन ड्रॉपलेट्स को मिला दिया तो?
जो आंसर मन में आ रहा है बोल दो। थ्री टी। 3p। पी क्या है? टी टी सरफेस। टी क्या है? मैंने टी तो तो वही सरफेस ना, एरिया, नहीं सॉरी, तो मैंने सरफेस सिर्फ ए टेंशन है। और वी डिफाइन किया है। 3a। 3a। अच्छा पक्का? हाँ हाँ, मन चलो में आया ठीक, बोल दिया। मन में आया बोल दिया, ठीक है। चलो अभी मान गए, अभी हम लोग देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया 3 है क्यों नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं अब देखते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, समझ लो मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली है, ठीक है। ये है मेरा पी क्यू आर और ये मेरा एस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक समझ लो इस पे कोई सोप सोल्यूशन में डिप्ड है या एक सरफेस ऑफ वाटर पे है, समझ लो ये पूरा का पूरा। या फिर अगर मैं इसको सोप में डालूंगा तो क्या होगा, एक लेयर ऑफ सोप इस पे लग जाएगी, है ना। ये कभी देखा है वो अपने, कभी वो सोप बबल बनाने वाले भैया एक आते हैं ना, जिससे सोप सोप में डालते हैं और फिर सोप के बबल्स बनाते हो, वो कभी देखा है? हाँ हाँ भैया, किया भी है भैया। वही या फुलाया भी होगा, तो वैसे ही समझ लो ये थोड़ा सर भी उसको। रेक्टेंगुलर शेप, थोड़ा भी है ना। वैसे ही समझ लो कि मैंने एक सरफेस लिया है और उसको सोप सोल्यूशन में डाला तो उसके ऊपर फिर एक सोप का लेयर बन गया, तो एक ये लिक्विड का सरफेस बन गया इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये जो क्यू आर है ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है इस दोनों डायरेक्शन में। जो पूरी लाइन है ये फिक्स नहीं है, ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, ये जो भी है ये सब फिक्स्ड है, बट ये जो लाइन है ये मेरी मूव कर सकती है आगे पीछे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी जो आर्म है इस पे कुछ एक फोर्स लगेगी क्यू आर पे, समझ लो यहाँ पे ये सोप सोल्यूशन है तो इसके क्यू आर पे कोई फोर्स लगेगी, हाँ लगेगी ना भैया। किस डायरेक्शन में लगेगी? अंदर के डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि भैया लिक्विड में तो अंदर के डायरेक्शन में ही लग रहा था फोर्स। नेट फोर्स अंदर के डायरेक्शन में रहेगा। क्यों अंदर की डायरेक्शन में? हो तो जब हमने लेयर बनाई थी, ये तो सरफेस पे ही है सब कुछ, तो वो भी अंदर के डायरेक्शन में ही रहेगा ना। बट क्यों रहेगा अंदर की, चलो मान लिया मैंने, बट क्यों रहेगा? जहाँ से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, मतलब अभी वो तो एक सरफेस ही है ना, हाँ ये पूरा सरफेस है, तो फिर तो फिर मॉलिक्यूल्स पे ही लगेगा, तो इसलिए अंदर के डायरेक्शन में। मॉलिक्यूल्स पे ही लगेगा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये स्टील का है समझ लो, और ये मेरा सोप की लेयर है, तो अंदर क्यों लग रही है सरफेस की तरफ? बाहर भी तो एयर है, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे तो फोर्स लग सकती है इस डायरेक्शन में। अंदर के डायरेक्शन में क्यों लगेगी मुझे समझ में नहीं। अभी सरफेस टेंशन के बारे में सोचो, सरफेस टेंशन कहाँ लगती है, सरफेस टेंशन से क्या होता है? दीपक कहाँ गया? श्रद्धा, सरफेस टेंशन से क्या होता है? सरफेस टेंशन से फोर्स, उस एरिया पे या फिर ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है, हाँ कुछ फोर्स फोर्स अपॉन पड़ती है, बट उसकी वजह से जो हमारा सरफेस होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है। मिनिमम हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने से क्या होता है? मिनिमाइज करने से लिक्विड क्या होता है, क्या सरफेस एनर्जी। कम होता मैं बहुत चाहती है? कंफ्यूजन सा टॉपिक हो रहा है, आप क्वेश्चन बोलो वापस एक हाँ बार।
मैं पूछ रहा हूँ कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी और क्यों लगेगी। ये यार अपना इमेज समझ बता लो, बता, ये ये लिक्विड, डायग्राम कैसा है, डायग्राम एक बार बताओ। ये मैंने क्या किया, एक स्टील की फ्रेम है, ठीक है, उसमें से एक बीच में ये जो रॉड है ये मूव कर सकती है आगे पीछे, समझ लो यहाँ पे इसका रेल लगे हुए हैं, ओके ये इससे कुछ कनेक्टेड है रिंग के थ्रू, तो ये आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने इसको सोप सोल्यूशन में डाला तो उसके बाद पहले ये खाली था, अब इसके अंदर एक सोप का सोल्यूशन आ गया, एक लेयर बन गई सोप की, तो अब ये मैं बोल रहा हूँ क्यूआर पे कोई फोर्स लगेगी किसी डायरेक्शन में, तुमने बोला अंदर के डायरेक्शन में, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, हाँ, अंदर के डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगेगी। मुझे समझ में क्या था। जब कोई जो लिक्विड का सरफेस है, मैंने उसको किसके क्या इमेजिन करने को बोला था अभी, कुछ इमेजिन करने को बोला था मैंने, एनालॉजी दी थी, सरफेस ऑफ लिक्विड किस तरह की चीज के होते हैं। अच्छा, सरफेस अपना क्या बढ़ना चाहेगा कि घटना चाहेगा। घटना। घटना चाहेगा, तो किस हाँ, डायरेक्शन में घटेगा। इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। नीचे के डायरेक्शन में घटेगा। मैं पूछ रहा हूँ क्यूआर पे फोर्स कहाँ लगेगी। क्यूआर पे फोर्स। तो सरफेस एरिया कब कम होगा, जब क्यूआर लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। इस लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है पहले तो ये बताओ मुझे। इसका टोटल सरफेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर एस। हाँ, पी क्यू इंटू आर एस लिख सकता हूँ, या फिर पी एस, अगर ये रेक्टेंगल है तो पी एस इंटू क्यू आर, या हाँ, इसको लिख सकता हूँ क्यूआर पी इंटू क्यू एस आर। आर एस, इसको पी क्यू इंटू आर एस लिख दिया, ठीक है। हाँ, ये टोटल सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया कम होना है तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, क्यू डैश और क्यू डबल डैश। यहाँ पे मेरा एक आर डैश है और आर डबल डैश। तो किस कौन सी कंडीशन में इसका सरफेस एरिया कम होगा। जब ये क्यू डैश की साइड में जाएगा, पी क्यू पी एस के साइड। तो तो उससे क्या हो जाएगा फिर, सरफेस एरिया पी क्यू डैश इंटू आर आर डैश एस, तो वो कम हो जाएगा सरफेस एरिया। हाँ, और ये अपना, और लिक्विड हमेशा क्या चाहता है अपना, सरफेस एरिया कम करना, पोटेंशियल सरफेस एनर्जी एरिया, मिनिमाइज। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना, उसको अपना सरफेस एरिया कम करना। तो वो इस पे हाँ, एक फोर्स लगाएगा कि उसका सरफेस एरिया कम कर दे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है अभी सरफेस एरिया कम करने का। अगर ये रिजिड होता तो नहीं कर सकता, बट ये मूवेबल, तो इस पे एक फोर्स लगेगी अंदर की तरफ जिससे उसका सरफेस एरिया कम होने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, तो हाँ, यही होगा, तो ये जो क्यू आर है ये कुछ एक क्यू डैश आर डैश की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पे अंदर की तरफ एक सरफेस टेंशन लगेगी। हमने ये लिया था ना कि अगर कोई भी लिक्विड हो तो उसका सरफेस टेंशन है, तो अगर ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन बना दी मैंने, समझ लो, तो सरफेस टेंशन लगेगी इस पे अंदर की तरफ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाँ, है ना। हाँ, तो हम लोग ऐसे ऐसे ही मान सकते हैं कि इस पे भी कुछ एक फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगी क्यू आर पे, हाँ, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि क्यू आर की लेंथ है एल, क्यू आर की लेंथ एल है और मेरा सरफेस टेंशन है समझ लो टी, सरफेस टेंशन को मैंने टी ले लिया, तो क्यू आर पे कितनी फोर्स लगेगी, मुझे क्यू आर कैलकुलेट करना पे। है। क्यू आर पे अगर इसकी लेंथ एल है और सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है टी, फोर्स सरफेस टेंशन क्या होती है, एल इंटू टी भैया, T फोर्स एल इंटू टी। सरफेस टेंशन होती है मेरी एफ बाई एल एफ बाय एल। इज इक्वल टू टी हो गया, मेरा फोर्स क्या हो गया टी इंटू एल, ठीक है। हाँ, टी इंटू एल। बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है,
अब ये जो मेरा लिक्विड का सरफेस बना है, नॉर्मली हम जब लिक्विड के सरफेस से देख रहे थे क्या हो रहा था, ऊपर हमारा लिक्विड का सरफेस था और नीचे क्या था, हाँ लिक्विड था। लिक्विड। बट अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, हमें डालना तो था समझ लो ये मेरा लिक्विड है और यहाँ एक लिक्विड का समझ लो एक फिल्म है बस। इसको अगर मैं जूम करूंगा तो क्या होगा, एक तो मेरा ये सरफेस है, जो सरफेस मतलब क्या है, एयर और वाटर के बीच में इंटरफेस, वही मेरा सरफेस होता है। और एक मेरा हाँ सरफेस कौन सा है, नीचे वाला, क्योंकि इसके नीचे भी एयर है और इसके ऊपर भी एयर है। तो यहाँ पे मेरे क्या दो सरफेस बन गए, और दो सरफेस के बीच में लिक्विड है, ये लिक्विड इसके बीच में भरा है। तो ऐसी जब ये सोप की लेयर बनती है तो इसके अंदर तो लिक्विड है बट दोनों साइड एयर है, तो इसमें दो सरफेस बन रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ समझ में आया थोड़ा। ठीक, दो सरफेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बीच में लिक्विड है और दोनों साइड एयर है। तो सरफेस क्या होता है, लिक्विड और एयर के बीच में इंटरफेस। एक लिक्विड और एयर का इंटरफेस ये है, एक लिक्विड और एयर का इंटरफेस ये है, क्योंकि यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, इसके बीच में लिक्विड है, तो दो सरफेस हो गए मेरे, एक ये और एक ये। हाँ ठीक है, इस केस में भी यही हो रहा है। तो सोप की लेयर बनती है तो एक ऊपर लेयर है जो सोप और एयर के बीच में लेयर है, और नीचे भी सोप के एयर है, तो वहां पे भी एक सरफेस बन रहा है। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगती है ये टी नहीं लगेगी, ये दोनों सरफेसेस का टेंशन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टी, जो सरफेस टेंशन लगेगी, क्योंकि उस पे अब दो सरफेसेस की सरफेस टेंशन लगेगी। सिर्फ एक सरफेस होता तो ठीक था, अगर मैं पानी के ऊपर रख देता इसको, अगर इसके नीचे पूरा पानी ही पानी होता, पूरा लिक्विड ही लिक्विड होता, तो एक ही सरफेस होता। बट यहाँ पे नीचे भी एयर है ऊपर भी एयर है, तो दो सरफेसेस बने। इसलिए हम लोग इसको, जो एफ होती है वो 2 टाइम्स टी इंटू एल हो जाती है, कि दोनों सरफेस की सरफेस टेंशन लगती है, तो फोर्स डबल हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ भैया। शायद समझ में आया, चलो ठीक है, और बाद में हाँ देखते रहेंगे तो और समझ में आए। अब क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि, समझ लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ एफ डैश। ठीक है, एक एफ डैश फोर्स लगा रहा हूँ जो इसकी जो अंदर सरफेस टेंशन है उसके इक्वल। ठीक है, और इसकी वजह से मैं इसको, एक जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको ले जाके मैं उसको क्यू डैश आर डबल डैश पे लेके जा रहा हूँ। एक बाहर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ जो इक्वल एंड ऑपोजिट है उसकी सरफेस टेंशन की फोर्स। सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से जो ये जो एफ था, ये एफ अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, इतना ही इक्वल एंड में एफ डैश बोल दे रहा हूँ उसको, जो एफ से ऑलमोस्ट इक्वल है या जस्ट हायर है। मैं उसको इसलिए उसको ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहा हूँ एफ डैश को, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल रहेगा तो ये मूव नहीं करेगा क्यू आर। तो ये जस्ट जस्ट हायर या ऑलमोस्ट इक्वल है, एफ डैश फोर्स लगाई, और इसकी वजह से मैंने इस रिंग को यहाँ क्यू डबल डैश आर डबल डैश पे लेके गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, समझ लो मुझे टोटल वर्क निकालना है इसको, क्यू आर से लेके यहाँ जाने में कितना वर्क किया वो निकालना है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जो इसका वर्क डन है डी डब्ल्यू, समझ लो मैं इसको थोड़ा सा बस डिस्टेंस लेके जा रहा हूँ, डी एक्स, इतना डी एक्स डिस्टेंस मूव किया मैंने। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि जैसे जैसे इसका सरफेस बढ़ता जाएगा इसकी फोर्स चेंज होती जाएगी।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ एफ डैश डी एक्स। तो या तो मैं इसको जो मेरा वर्क डन है उसको डी एक्स डिस्टेंस मूव करने में हो जाएगा एफ डैश डी एक्स, या मैं जो एफ डैश है वो मेरा क्या है, ये 2TL है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2T इंटू एल डी एक्स, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इतना मैं वर्क कर रहा हूँ। बट अब यहाँ पे क्या है, ये एल डी एक्स क्या हो जाएगा, समझ लो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मैंने dx ले लिया, ये dx डिस्टेंस मूव किया मैंने, समझ लो q से q डबल डैश जाने में उसको dx डिस्टेंस मूव किया। मेरा वर्क डन है f डैश dx, जो मुझे f डैश पता है ऑलमोस्ट इक्वल है f के, तो मैंने उसको लिख दिया 2t इंटू एल डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो मेरा एल डी एक्स है, या फिर एल डी एक्स भी नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ उसको, इसको लिख रहा हूँ 2t इंटू 2l डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये मेरा लेंथ है l और ये मेरा विड्थ है dx। l इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल जो उसका इंक्रीज इन सरफेस एरिया। पहले उसका सरफेस एरिया इतना था PQRS, और अब उसका कितना हो गया PQ डबल डैश R डबल डैश S। तो PQ डैश R डबल डैश S माइनस PQRS, ये मेरा हो जाएगा चेंज इन एरिया, तो उसको मैं लिख सकता हूँ DA, हो जाएगा चेंज इन एरिया। ये क्या हो जाएगा Q डैश R डबल डैश, ये मेरा चेंज इन एरिया हो जाएगा, जो मेरा इक्वल है L इंटू डी एक्स का। ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं एल होगा, इंटू डी एक्स। L इंटू डी एक्स होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। हाँ भैया। तो ये मेरा चेंज इन उसका सरफेस एरिया भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो अब पूरा लिक्विड यहाँ फैल जाएगा। पहले से PQRS में था और अब PQ डबल डैश R डबल डैश S में आ गया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया लिक्विड का चेंज हो गया, और जितना चेंज हुआ है वो है DA, द चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को मैंने DA बोल दिया। तो जो टोटल वर्क डन किया वो कितना हो गया, अब क्योंकि ये दो साइड लिक्विड है, लिक्विड का दोनों साइड को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको 2LDX लिख रहे हैं चेंज इन एरिया, क्योंकि दोनों साइड एरिया चेंज हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल जो वर्क डन है वो T इंटू DA। कंफ्यूज हो गए सबके सब? हाँ भैया, सब मैं एक बार समझ वापस बताओगे DW से। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वर्क डन है वो है एफ एफ डैश इंटू डी एक्स, DX डिस्टेंस मूव किया मैंने और फोर्स लगा रहा हूँ एफ डैश, है ना। ओके। तो एफ हाँ डैश इंटू डी एक्स से मेरा टोटल वर्क डन, इसको QR से Q डबल डैश R डैश ले आने पे, तो इसको मैं क्या लिख ओके सकता हूँ, जो एफ डैश, अब मेरी जो एफ डैश है वो मैंने बोला वो ऑलमोस्ट इक्वल है एफ के, है ना, तभी तो मैं ऑलमोस्ट इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरे साइड मूव कर रहा हूँ उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और मेरा F इजिकल टू 2TL है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर हाँ दिया 2TL dx, ठीक है। अब मैंने T को जो 2 था उसको मैं अंदर ले गया और क्या लिख दिया 2L dx। 12 अब जो मेरा dx। अब मेरा जो चेंज इन एरिया है वो क्या है, वो मेरा Q डबल डैश R डबल डैश R है, एक साइड ऑफ द सरफेस। तो ये मेरा कितना, अगर मुझे पता है ये वाली लेंथ L है, इस रेक्टेंगल में देखेंगे ब्रेड्थ dx है, एरिया कितना हो रहा है L इंटू डी एक्स हो रहा है। एरिया का रेक्टेंगल तो समझ में आ रहा है ना,
रेक्टेंगुलर एरिया L इंटू डी एक्स है डी है, बट क्योंकि ये दोनों साइड एरिया है, सिर्फ एक साइड नहीं है, एक ये फ्रंट साइड है और एक बैक साइड भी है उसका एरिया। जैसे सरफेस टेंशन दोनों साइड लग रही थी एरिया के सरफेस के, वैसे ही उसका एरिया को भी हम लोग दोनों साइड काउंट करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, जो 2L dx है वो मेरा इक्वल हो गया चेंज इन एरिया के, दोनों साइड जितना एरिया चेंज हुआ। तो मेरा जो टोटल वर्क डन है वो मेरा हो गया T इंटू डी ए, मतलब सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, इतना मुझे वर्क करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाने के। ठीक है, तो अब ये जो मेरा T इंटू डी ए है, सरफेस टेंशन इंटू टोटल चेंज इन एरिया, ये मेरा बेसिकली जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मैं उसके अंदर जनरेट कर रहा हूँ बाय इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया, और ये मेरा वर्क डन है, कितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है उसको फिल्म को स्ट्रेच करने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है वो हो गई T इंटू डी ए, या मैं इसको बोल सकता हूँ इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन सरफेस एनर्जी, क्योंकि उसका मैं सरफेस इंक्रीज कर रहा हूँ तो जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उतना उसके सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा। तो मैं उसका, क्योंकि उसकी जितना वर्क करूंगा उतने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना। जैसे हमने पिछले केस में देखा था कि जब मैं इस बॉल को जब इस बॉल को मैं ऊपर ले जाता हूँ, जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उतने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ जितनी मैं उसमें, तो इतनी इतनी मुझे एनर्जी उसके अंदर, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा, तब जाके उसके पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। ऐसे अब मैं वो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जितना मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ वो उसका सरफेस एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो मैं सरफेस एनर्जी को बोल सकता हूँ वो हो जाएगा T इंटू चेंज इन एरिया, T इंटू डी ए, या फिर सरफेस एनर्जी को मैं बोल सकता हूँ सरफेस टेंशन इंटू इतनी जितना भी उसका एरिया है सरफेस का, वो हो जाएगी मेरी सरफेस एनर्जी। तो जो फोर्स थी वो थी हमारी सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, और मेरी जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन इंटू जितना टोटल एरिया है। तो यहाँ पे देखोगे सरफेस एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि कितना एरिया, कितना सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। जैसे हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ बताया था सरफेस टेंशन को, वैसे हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया।